सो अब हम अब्रक शोधन का डिटेल पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेरे जो नोट्स है उससे मैंने फ़ोटोज़ निकाले हैं और वीडियो बना रही हूँ। तो अब्रक शोधन का हमने रसरत्न समुच्चय से ये श्लोक लिया है। तो श्लोक पहले मैं पढ़ के बताती हूँ, बाद में आपको डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दे दी हूँ, ठीक है। सो प्रतप्त सप्तवारिणी निक्षिप्तम कांजी के अभ्रकम निर्दोष जायते नूनम प्रक्षिप्तम व अपि गोजले त्रिफला क्वथिते च अपि गवा दुग्धे विशेषताः। तो कैसे रहता है रसशास्त्र के स्टडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है उसका शोधन का श्लोक, उसके शोधन का श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो अभ्रक का इतना ही याद रखना है, उसका एक पर्टिकुलर कोई ऐसा द्रव्य नहीं है या क्वाथ नहीं है कि उसके साथ ही उसका शोधन हो। तो जो सामान्य शोधन में भी यही बताया कि कौन सा भी मतलब महारस हो उपरस हो, उसके सामान्य जब हम देखते हैं तो क्या बताते हैं कि प्रतप्त करना है और उसे गोमूत्र कांजी त्रिफलाक्वाथ या गोदुग्ध में 7 बार प्रक्षिप्त करना है, ठीक है। तो इसी तरह अब्रक के शोधन में भी रसरत्न समुच्चय में यही वर्णन किया है कि अभ्रक पत्र अग्नि पर तप्त करे और फिर गोमूत्र अथवा कांजी अथवा त्रिफलाक्वाथ अथवा गोदुग्ध इत्यादि में 7 बार प्रक्षिपित करना चाहिए, ठीक है। प्रतप्त सप्तवारिणी, ठीक है। फिर अब्रक शोधन के बाद हमें धान्य अभ्रक करके एक विधि बताई गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि धान्य अभ्रक होता क्या है और धान्य अभ्रक ये कॉन्सेप्ट मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात और एक बात है कि हम धान्य अभ्रक ये विधि क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहली बात, अभ्रक पत्र जो हमें अभ्रक शोधन के बाद मिलता है वो बहुत कठिन होता है, मतलब कि वो रेजिस्ट करता है अग्नि, ठीक है। तो अभ्रक पत्र पर अग्नि का शीघ्र विशेष प्रयोग नहीं होता, उससे भस्म करना कठिन है। तो जब शोधित हुआ अभ्रक हमें इस फॉर्म में शोधित होने के बाद क्या आती है स्टेज, मारण, ठीक है। तो मारण करने के काबिल अगर कोई भी रस ना हो तो हम उसे पुट देने के लिए एक सर्टन टेम्परेचर तक ही पुट दे सकते हैं, ठीक है। भले ही वो गजब पुट हो या और भी कोई पुट हो, लेकिन वो उस मतलब रेजिस्ट अगर करेगा और अगर उसका मारण डिफ़िकल्ट होगा तो हमें धान्य अभ्रक ये कॉन्सेप्ट बताई गई है। तो धान्य अभ्रक होता क्या है, तो पहले हम समझ लेंगे कि उसका श्लोक देखेंगे, ठीक है। चूर्ण अभ्रम शाली संयुक्तम वस्त्रबद्ध ही कांजिके निर्यात मर्दन वस्त्र धान्य अभ्रम इति कथ्यते। मतलब जो चूर्ण अभ्रक मतलब जो शोधित अभ्रक है उसे चूर्ण बनाना है, मतलब बड़े बड़े अगर उसके पीसेस हो तो उसे फोड़ना है और फिर उसे शाली मतलब जो धान्य है शाली धान्य उसके साथ उसे वस्त्र में पोटली की तरह से बांध के रखना है, ठीक है। और उस पोटली को हमें कांजी में 3 दिन तक रखना है, ठीक है। और 3 दिन रखने के बाद जब हम उस मतलब वो जो पोटली है वो उसे कांजी से निकालेंगे तो उसे मर्दन किया जाता है। मतलब अगर हम बुक्स में देखें तो उसे मतलब बहुत हार्ड मतलब हार्डली उसे मर्दन किया जाता है। क्यों मर्दन किया जाता है, तो अभ्रक का जो चूर्णित अवस्था है वो उस कंबल से मतलब उस पोटली से बाहर निकलकर कांजी में जम जाए, इस तरह उसे मर्दन किया जाता है। और फिर मर्दन करने के बाद अच्छे से छान लिया जाता है कांजी। तो कांजी अगर अच्छे से छान लिया तो हमको क्या मिलेगा, वो जो धान्य अभ्रक है हमें वो मिलेगा। सो आपको समझ में आया धान्य अभ्रक ये कॉन्सेप्ट क्यों है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अभ्रक पत्र जो है शोधित अभ्रक पत्र उसको अग्नि शीघ्र विशेष प्रयोग उस पर नहीं हो सकता, मतलब अग्नि का उस पर
इफ़ेक्ट नहीं होता, कितनी भी अगर हमने अग्नि दी फिर भी वो मारण उसका नहीं हो सकता, इसलिए हमें धान्य अभ्रक की विधि करनी पड़ती है। ठीक है, उसे भस्म करना कठिन होता है, इसलिए धान्य अभ्रक हम करते हैं। नेक्स्ट है धान्य अभ्रक, मतलब धान्य अभ्रक जो हमें मिला है, अभी तो हमें क्या करना है, उसका नेक्स्ट भस्म बनाना है। ठीक है, तो भस्म की विधि बताई गई है, और भस्म में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है कि कौन सा पुट दिया है, ठीक है, और कितनी बार दिया है। ओके, तो भस्म विधि में हमें धान्य अभ्र, ये मैं श्लोक पढ़ती हूँ और आप देख सकते हो मैंने 1 2 ऐसे लिखा है। तो 1 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 2 विधि बताई गई है रसरत्न समुच्चय में, और जितना भी रसरत्न समुच्चय में बताया मैंने उतना ही आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, तो अभ्रक भस्म विधि में धान्य अभ्रम कासमर्दस्य रसेन परिमर्दितं पूटितं दशवारेण म्रियते न अत्र संशयः। मतलब धान्य अभ्रक के साथ कासमर्द द्रव्य का स्वरस उसकी भावना देनी है, और जब हम भावना बोलते हैं तो कितने पट ऐसा नहीं रहता है, जब धान्य अभ्रक इजीली उस पर जब मिक्स हो जाए, ओके, जितना भी उसमें वो शोषित कर सके उसे हम भावना बोलते हैं। तो भावना देने के बाद उसे गजपुट देना होता है, और गजपुट और ये सब विधि कितनी बार करनी है, 10 बार। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट विधि। अगर हमें कासमर्द का स्वरस ना मिले या मतलब 10 बार करना है, बहुत बड़ी प्रोसीजर है, तो हम सेकेंड प्रोसीजर भी एक बताई दी है गई है रसरत्न समुच्चय में, वो है गंधर्व पत्रत्वेन गुडेन सहभावितम अधो ऊर्ध्व वटपत्राणि निशचंद्र त्रिपुटे खगम। ठीक है, तो गंधर्व पत्र ये एरंड का, गंधर्व ये एरंड का क्या है, पर्याय शब्द है, और उसके स्वरस की भावना हमें देनी है। उससे पहले गंधर्व पत्र माने एरंड पत्र। ठीक है, तो धान्य अभ्रक और गुड़ को एक साथ मिलाना है। ठीक है, और उसे एकत्रित करके एरंड पत्र स्वरस की भावना देनी है। 6 से 8 घंटे संहिता में वर्णन है। तो उसके बाद अधो और ऊर्ध्व, मतलब अभी भावना देके हो गया, तो हमें ये लेना है, व्हाट वी कॉल दैट, हम पुट देने के लिए जो यूज़ करते हैं उसके अधो और ऊर्ध्व हमें वटपत्र रखना है, और हमें गजपुट देना है। यहाँ पे भी हम गजपुट दे रहे हैं, लेकिन कितनी बार, ओनली 3 बार गजपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अभ्रक भस्म विधि हमने यहाँ पे फिनिश कर दी। अब अभ्रक भस्म होने के बाद हमें करना है और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे कहते हैं अमृतीकरण। अब अमृतीकरण क्यों करना है या अमृतीकरण की क्या नीड है, तो पहली बात, लोह अदीनाम मृतानाम वैशिष्ट दोष अनुपत्यै क्रियते यस्तु संस्कार अमृतीकरण मतम। तो ये जो डेफिनेशंस है अमृतीकरण, लोहितीकरण, ये हमें फर्स्ट अध्याय में बताया गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब कभी भी किसी भी महारस, उपरस, या हम बोल सकते हैं धातु भी, इन सभी चीज़ों का जब उस पर संस्कार होते हैं, अग्नि का संस्कार होता है मारण के टाइम पे, तो ऐसे माना गया है कि उस टाइम पे उस प्रोसीजर्स की वजह से तीक्ष्णता आ जाती है उस द्रव्य में। उस द्रव्य में बहुत सारी ऐसे भी गुण आते हैं जो प्रोसीजर्स की वजह से ऐड हो जाते हैं, तीक्ष्णता आ जाती है, हाई इंटेंसिटी में हम उसे बर्न करते हैं। तो वो सब कम करने के लिए, और जो भी शिष्ट दोष शोधन और मारण करने के बाद भी अगर कुछ दोष बचे हो वो निकालने के लिए, अगर हमें बहुत बेनिफिट करना है, भस्म की गुण वृद्धि करनी है, तो हम अमृतीकरण का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है इस श्लोक में। अब हम अमृतीकरण का विधि देखेंगे। तो अमृतीकरण का विधि कैसे है, तो त्रिफला उत्थ कषायस्य पलाद अन्यदाय षोडशः गोघृतस्य फल अन्य अष्टोः मृत अभ्रस्य फलानां दशः।
एकीकृत्य लोहपात्रे च पाचयेत् मृदूनाम् अग्निना द्रवे जीर्ण समादाय सर्वरोगेषु योजयेत्। ये रसेंद्र चिंतामणि ने बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिफलायुक्त कषाय मतलब त्रिफला का क्वाथ लिया है, कितना, षोडश मतलब 16 पल लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद गोघृत लिया है, गोघृत कितने लिया है, 8 पल लिया है गोघृत। और उसके साथ क्या लिया है, मृत अभ्रस्य मतलब जो मारण किया हुआ अभ्रक है वो कितना, 10 पल लिया है। वो सब एकत्रित करके लोह पात्र में हमें उसे अग्नि पे रखना है। और जब वो पक जाता है, ठीक है, द्रव सब जीर्ण हो जाते हैं उसमें से, तो उसे अमृतीकरण प्रोसीजर समाप्त होती है, ये समझ में आता है, ठीक है। तो ये जो अमृतीकरण है वो सर्वरोगेषु योजयेत मतलब सभी रोग में हम वो दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है पॉइंट का, कि अभ्रक भस्म जो है वो निर्माण करते समय पुट की बड़ी ही एक कॉन्सेप्ट है कि सहस्त्रपुटी अभ्रक, ठीक है, ये बहुत प्रचलित है सहस्त्रपुटी अभ्रक। तो उसमें एक श्लोक दिया गया है, शत अधिस्तु सहस्त्र अंत पुटो देयो रसायने 10 अधिस्तु शतांत स्यात व्याधि नाशनम कर्मणि। तो जब हम 100 से 1000 पुट देते हैं एक अभ्रक भस्म को, तो उसे रसायन गुण प्राप्त होता है। और जब हम 10 से लेकर 100 पुट देते हैं अभ्रक भस्म को, तो वो रोग निवारण अर्थ हो जाता है। तो यही है। तो आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा, तो पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग ने उसके बहुत अभ्रक के बारे में, प्रकार, ग्राह्य अभ्रक लक्षण, अभ्रक के गुण, अभ्रक की इस लेक्चर में हमने अभ्रक का शोधन, धान्य अभ्रक ये कॉन्सेप्ट, फिर अभ्रक का मारण, फिर अभ्रक का अमृतीकरण, और फिर उसकी पुट वाइज संख्या, और उससे मतलब शतपुटी और सहस्त्रपुटी का हमने देखा। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ अभी इनिशियल स्टेज में बना रही हूँ, सो ऐसे बना रही हूँ नोट्स निकाल के, सो दैट मैं भी नई हूँ। सो अगर समझ में आया हो अच्छी तरह से, कुछ रिव्यूज़ देने हो, कुछ एडवाइसेस देने हो, तो आप दे सकते हो। आई एम कम्प्लीटली ओपन फॉर दैट।